हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 9th क्लास जो न्यू सिलेबस बुक आई है उसका फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। इसके कुछ लेक्चर वीडियो हमने कवर कर ली है, उसमें कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सोशल साइंस एज ए स्कोप। कि सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है, लोगों को लगता है वैसे इसमें कुछ है नहीं, बट काफी कुछ होता है। तो एज अ स्कोप, तो इसमें हम किन किन चीजों को कवर कर सकते हैं और हमारी जो इंटरेक्शन है सोसाइटी से, ये रिलेशनशिप है, उसको हम कैसे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा न्यू टॉपिक। तो देखिए, इसमें हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, स्कोप ऑफ सोशल साइंस। कि सोशल साइंस का जो स्कोप है वो कितना ब्रॉड है और क्या क्या इसमें चीजें हैं। तो देखिए, सबसे पहला ही पॉइंट है सोशल साइंस ऑफ स्कोप ऑफ सोशल साइंस। द स्कोप ऑफ सोशल साइंस इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। ये स्मॉल एरिया नहीं है, जितना स्मॉल हमें लगता है उतना है नहीं। ये एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट बन जाता है, एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स है इसमें, दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ह्यूमन लाइफ, जिसमें हम ह्यूमन लाइफ को समझ सकते हैं। ह्यूमन लाइफ इन सोसाइटी। देखिए, सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो सोसाइटी तो हर जगह आएगा ही आएगा। विदाउट सोसाइटी आप इस सब्जेक्ट को कवर ही नहीं कर सकते, पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जिसके नाम में ही समाज है तो समाज से आप हटा कैसे दोगे इसको, तो वो नहीं हटेगा। तो ह्यूमन लाइफ इन सोसाइटी, सोसाइटी का कैसे किस तरीके से इंटरेक्शन होता है ह्यूमन लाइफ से। पीपल लिव इन कम्युनिटीज, जो लोग हैं वो कम्युनिटीज में रहते हैं, अकेले कभी इंडिविजुअल कोई भी इंसान नहीं रह सकता है। डिपेंड ऑन रिसोर्सेज, और वो पीपल जो है, जो ह्यूमंस हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं? रिसोर्सेज पे। क्योंकि विदाउट रिसोर्सेज हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिना पानी बिना हवा के क्या हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। तो विदाउट रिसोर्सेज वी कांट सर्वाइव। फॉलो रूल्स, और हमें सोसाइटी में जब हम रह रहे हैं तो हमें रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। आप लोग स्कूल जाते हो, क्या बिना रूल्स के आपको स्कूल में एंट्री मिल जाती है? आप अपनी मन मर्जी जा रहे हो क्या? स्कूल में नहीं जा रहे ना। स्कूल को अगर स्कूल वाले ये बोल दें कि ऐसा है बच्चों, कल से अपनी मन मर्जी आना, तो अटेंडेंस लगाओ कि कितने बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। सब कमेंट में मुझे बताएंगे मैम मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अगर स्कूल वाले ने ये बोल दिया कि आप अपनी मन मर्जी टाइम पर स्कूल आओ, आना है तो आओ, नहीं आना तो मत बताओ। और कितने बच्चे ये अटेंडेंस लगाओ कि वो आफ्टर 10 AM स्कूल जाएंगे, मतलब सुबह 10 बजे के बाद वो बच्चे स्कूल जाएंगे। तो सब अटेंडेंस लगा के जानिए कि कौन नहीं जाएगा और कौन जाएगा तो किस टाइम पर स्कूल जाएगा। तो देखिए, जब सोसाइटी में रूल्स नहीं होते ना तो सिचुएशन ऐसी ही बन जाती है। कुछ जाएंगे ही नहीं, कुछ जाएंगे तो मन मर्जी जाएंगे। जब बच्चों की मन मर्जी, टीचर की भी तो मन मर्जी होगी ना, टीचर आए या ना आए। तो मतलब पूरी तरीके से जो आपकी स्टडी है वो क्या हो गए? स्पॉइल हो गए। तो विदाउट रूल जो हमारी सोसाइटी होती है पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? स्पॉइल हो जाएगी। तो इसीलिए रूल्स का बनना बहुत जरूरी होता है। एंड टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन भी लेना है हमें। सोशल साइंस कंबाइंस डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू गिव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। तो इसीलिए जो सोशल साइंस है ना, उसको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। और उन सबसे सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद ही हम एक प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी सोशल साइंस पे, वो तब बन पाएगी जब हम उन सभी सब्जेक्ट्स पे अपनी एक पकड़, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे। तो इसको हमने कुछ डिसिप्लिन में कन्वर्ट किया है। उन्हीं सब्जेक्ट को हमने यहाँ पर क्या बोला है? डिसिप्लिन बोला है। तो कुछ मेन डिसिप्लिन है एट द स्कूल लेवल, कुछ डिसिप्लिन स्कूल लेवल तक है। जैसे सोशल साइंस इज डिवाइड इनटू 4 मेन सब्जेक्ट। कुछ डिसिप्लिन को सिर्फ स्कूल लेवल तक रखा गया है, उसके बाद उसका जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है, आपको सिर्फ स्कूल लेवल तक का पढ़ना है। ठीक है, तो सोशल साइंस जो है वो डिवाइड किया गया है 4 मेन सब्जेक्ट्स में। कितने सब्जेक्ट में सोशल साइंस को डिवाइड किया गया? जियोग्राफी आप लोगों के पास है, हिस्ट्री वो भी आप लोगों के पास है, इकोनॉमिक्स वो भी आप लोगों के पास है, और फोर्थ है आपके पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स। ये सारे ही आपके पास में है। तो ये वो 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सोशल साइंस को डिवाइड किया गया है। ईच सब्जेक्ट स्टडीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, और हर एक सब्जेक्ट में आप एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी पढ़ोगे, एक डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटी को आप कवर करोगे, बट दे आर कनेक्टेड इन रियल लाइफ। बट इन चारों सब्जेक्ट्स में आप ये देख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो कनेक्ट हो रही है वो किससे हो रही है? हमारी रियल लाइफ से। इंपोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, दीज सब्जेक्ट्स हैव देयर ओन मेथड, और हर एक सब्जेक्ट्स का अपना एक अलग मेथड होता है, अपना एक अलग वे होता है आस्किंग ऑफ अ क्वेश्चन, कि वो अपने सब्जेक्ट में किस तरीके से क्वेश्चन को पूछ रहा है। और एक पर्टिकुलर एरिया है हर एक सब्जेक्ट का, उन्होंने अपना एक एरिया कवर कर लिया है कि वो किस एरिया को अपने सब्जेक्ट में डिफाइन करेंगे। बट दे ओवरलैप विद ईच
अदर, बट एक दूसरे को वो ओवरलैप भी कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्ट तो सोसाइटी से, जियो भी सोसाइटी से कनेक्ट है, इकोनॉमिक्स भी सोसाइटी से कनेक्ट है, पॉलिटिक्स भी, हिस्ट्री भी, सब सोसाइटी से कनेक्ट है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो ओवरलैप हो जाते हैं। सोशल साइंस बिकेम्स मोर मीनिंगफुल व्हेन वी कनेक्ट आइडियाज फ्रॉम ऑल दीज एरियाज टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। तो सोशल साइंस एक बहुत ही मीनिंगफुल वे बन जाता है जब हम इन्हीं सब्जेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंट्स टुगेदर। जो हमारी गवर्नमेंट है, इन सभी को पढ़ने के लिए जब हम इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम सोशल साइंस को भी उसी में कवर कर लेते हैं। ओके, देखिए अब इसमें है हमारा ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो हमने 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया था ना, तो इसमें अब फर्स्ट सब्जेक्ट क्या आ जाता है हमारा, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। देखिए ज्योग्राफी क्या है, नेचर, पूरा का पूरा जो नेचर है, अर्थ का इंटीरियर पार्ट, अर्थ का टॉप लेयर, ये सब क्या है, जियोग्राफी है। इसमें हम इन्हीं चीजों को कवर करते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ के ऊपर क्या है, आसमान में क्या है, ठीक है, वाटर कहाँ से आ रहा है, हवा कैसे फ्लो कर रही है, तो ये सारी चीजें ना हम किस में कवर करते हैं, ज्योग्राफी में ही कवर करते हैं। चलिए देखते हैं ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी स्टडीज द अर्थ, सबसे पहले ही वर्ड आया है अर्थ, तो ज्योग्राफी में हम किसको स्टडी करते हैं, अर्थ को, अंदर से लेके बाहर तक का पूरा पार्ट हम ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। द होम ऑफ ह्यूमन बींग्स, और अर्थ क्या है, हमारा घर, सिर्फ हमारा ही नहीं, वो छोटे छोटे माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं ना जो अर्थ पे, सॉइल पे रहते हैं, उन सभी का घर, घर क्या है, अर्थ, सभी लोगों का घर अर्थ ही है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड लैंडफॉर्म्स, ये हमें हेल्प करता है लैंडफॉर्म को समझने में, क्लाइमेट को, रिवर को, सॉइल को, फॉरेस्ट को एंड रिसोर्सेस को, इन सभी चीजों को जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है वो ज्योग्राफी में ही बनती है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ पीपल लिव इन डिफरेंट प्लेसेस एंड यूज देयर एनवायरमेंट, और ये भी एक्सप्लेन करता है कि जो लोग है वो हर जगह पर अलग अलग क्यों रहते हैं। देखो आपने देखा होगा पर्टिकुलर इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही कम पॉपुलेशन है। जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है कुछ तो ऐसा होगा वहां जहां इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जहां कम है वहां ऐसा क्या है कि ज्यादा लोग नहीं रहते। जैसे यूपी को सबसे ज्यादा डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया काउंट किया जाता है, वहां पर वाटर सप्लाई बहुत ज्यादा है और जो फर्टिलिटी है लैंड की वो भी बहुत अच्छी है, मतलब उपजाऊ जमीन है, रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, वहां पर वाटर लेवल बहुत अच्छा है, पानी अच्छा मिल जाता है, तो इरिगेशन के, एग्रीकल्चर के सोर्सेज ज्यादा है। इसलिए पहले देखिए स्टार्टिंग में जब लोगों के पास ज्यादा काम धंधे नहीं थे तो सब लोग किसको प्रेफर करते थे, एग्रीकल्चर को, इसीलिए सारे लोग भागकर किस तरफ आ गए, यूपी की तरफ। वाटर सोर्स अच्छा है और जो लैंड है, सॉइल है वो भी बहुत अच्छी है और उसमें फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से लोग यूपी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और आज के टाइम में वो एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बन चुका है। तो किसी भी प्लेस में लोग क्यों रहते हैं ये भी ज्योग्राफी ही डिफाइन करेगा हमें। जैसे राजस्थान वाला पार्ट, वेस्टर्न पार्ट, रेगिस्तान, वहां कोई भी नहीं रहता, बहुत कम, ना के बराबर लोग रहते हैं। क्यों रह रहे हैं वहां ना के बराबर, ना तो वाटर रिसोर्स है ना ही एग्रीकल्चर सोर्स है, तो लोग वहां क्यों रहेंगे। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा, ज्योग्राफी बताएगा कि किसी भी प्लेस में लोग रह रहे हैं तो क्यों, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। रोल ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आंसर क्वेश्चन अबाउट रेनफॉल, ये रेनफॉल के भी आंसर देता है हमें, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स, ये सारी चीजों के आंसर हमें इसी सब्जेक्ट में मिलते हैं। इट शोज हाउ ह्यूमन लाइफ इज कनेक्टेड बाय फिजिकल कंडीशन, और जो ह्यूमन लाइफ है वो किस तरीके से कनेक्ट करती है फिजिकल कंडीशन, हमारे जो आसपास जो चीजें हैं उनसे हम किस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड से हम किस तरीके से कनेक्ट हुए हैं, तो ये सारे फिजिकल कंडीशन भी हमें बताता है। किसी चीज को हम टच कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग एंड ऑक्यूपेशन डिफर बेस्ड ऑन क्लाइमेट एंड लोकेशन। अब फार्मिंग, जो हाँ पानी ज्यादा है, खेती लैंड फॉर्म बहुत अच्छी है, वहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग करेंगे, और जो अदर काम कर रहे हैं, फैक्ट्री वर्क कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल वर्क कर रहे हैं, वहां का क्लाइमेट और लोकेशन डिफरेंट है, जिसकी वजह से वहां लोग दूसरा काम करते हैं। तो क्लाइमेट, लैंडफॉर्म या फिर आपका लोकेशन भी ये तय करेगा कि वहां क्या काम ज्यादा हो सकता है। एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग, ज्योग्राफी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो हमारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती है लाइक फ्लड, ड्रॉट्स, डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन, ये सारी चीजें भी किसमें हेल्प मिलती है, मदद हमें ज्योग्राफी में। इन्हीं में हम समझते हैं कि फ्लड क्यों आ रहा है, ड्रॉट क्यों पड़ा वहां पर, ठीक है। इट टीचेस द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज, ये हमें ये बताता है कि जो रिसोर्सेज है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट बन जाते हैं।
विजली एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी टू प्रोटेक्ट बोथ पीपल एंड नेचर। तो ये हमें बताएगा कि किस तरीके से हमें सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज को यूज करना है लोगों के लिए और नेचर दोनों के लिए, जो कि यूजफुल हो। Geographers often use satellite image to study river। तो जो ज्योग्राफर होते हैं, ज्योग्राफर वो होते हैं जो ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो सैटेलाइट का यूज करते हैं, ऊपर से सैटेलाइट का यूज करते हैं। क्यों? रिवर्स, फॉरेस्ट, सिटीज, क्रॉप्स एंड कोस्टल लाइन, इन सब के बारे में स्टडी करने के लिए वो सैटेलाइट का यूज करते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। और इस मेथड को क्या बोला जाता है? जब वो सैटेलाइट यूज करके हमारी कुछ चीजें, सिटी हो गया, क्रॉप हो गया, रिवर हो गया, इनके बारे में जब पता लगाते हैं तो उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। इट हेल्प्स अस ट्रैक फ्लड। तो देखो, रिमोट सेंसिंग एक ऐसी चीज है जो फ्लड आने वाला है तो उसके बारे में पहले ही बता देता है। ठीक है, ड्रॉट की सिचुएशन होने वाली है तो वो सब कुछ पहले ही बता सकता है। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि कुछ होने से पहले हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अगर नहीं पता लग पा रहे तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो करप्ट है। तो ड्रॉट है, डिफॉरेस्टेशन, इन सबका पहले ही पता चल जाता है। अर्बन ग्रोथ। It also supports disaster management by providing quick information during cyclone, earthquake and other natural hazards। तो ये अदर जो नेचुरल हजार्ड्स हैं, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, ठीक है, इनके बारे में वो क्विक इंफॉर्मेशन दे सकता है। मतलब पहले से ही वो नॉलेज दे देता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ। सोशल साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कि सोशल साइंस में जो स्टडी होती है ना, वो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में होती है। ठीक है, ये नहीं कि कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हैं, एक सिस्टम से जब पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इंडिविजुअल आप और सोसाइटी में किस तरीके से आपका रिलेशनशिप बनता है उस पर बात करता है। सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन। इट ड्रॉ इट्स कंटेंट फ्रॉम द डिसिप्लिन्स ऑफ हिस्ट्री। अब हम डिसिप्लिन हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटिकल भी है और इकोनॉमिक्स भी है। टू प्रोवाइड एन इंटर डिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एंड इट्स फंक्शन। जो सोसाइटी है और सोसाइटी के जो फंक्शन है, इन सभी पे ये क्या इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग हमारी बना देता है। एट द हार्ट ऑफ सोशल साइंस एजुकेशन लाइज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। हार्ट ऑफ सोशल साइंस मतलब जो सोशल साइंस है वो एजुकेशन का दिल बोल सकते हो आप। जो एजुकेशन का दिल है वो सोशल साइंस है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड लेवल की अंडरस्टैंडिंग बना देता है। द डाइवर्स कंसर्न ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड पार्टिसिपेटिंग इन इट्स एज एम्पैथेटिक एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। इन सभी चीजों को अगर आप समझ जाओगे तो आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकते हो। तो ये जो अभी तक हमने कवर करा ये था आपका जियोग्राफी ऐसा या फिर ज्योग्राफी ऑफ अ डिसिप्लिन, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन हमने इसमें कवर किया, जिसमें हमने ज्योग्राफी के बारे में, अपने एनवायरमेंट के बारे में समझा। नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या, जिसमें हम पास्ट चीजों को कवर करते हैं, पुरानी चीजों को। पहले क्या, देखो सबके मन में एक क्वेश्चन आता है, यार हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ना तो प्रेजेंट में वो काम आ रही है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, हमारे आगे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब भी कोई काम नहीं आने वाले, तो हम हिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं। हम पास्ट टू प्रेजेंट जो डिस्टेंस हमने कवर करी है पास्ट से आज प्रेजेंट तक की, उसमें जो भी स्ट्रगल हमने फेस किए, जो भी एक्सपीरियंस हमने किया, उनको स्टडी करने के लिए पढ़ते हैं। आइडियाज के लिए हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री की, कि जो पहले हुआ अगर आने वाले टाइम में वैसा आ जाए, हो जाए, तो हम किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर या हैंडल करेंगे। जो आइडियाज हमें मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे, वो हमें हिस्ट्री से ही मिलेंगे। वॉर हुई थी तो उस वॉर को हमने कैसे हैंडल किया था, तो ये आइडियाज हमें पहले हिस्ट्री पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद हमें ये आइडियाज मिल जाएंगे। पास्ट से लेके प्रेजेंट तक हमने खुद को कैसे डेवलप किया है, कैसे पता चलेगा आपको, ये हिस्ट्री को पढ़ने के बाद। तो आइडियाज के लिए अपना एक जर्नी पास्ट टू फ्यूचर, सॉरी पास्ट टू प्रेजेंट जर्नी देखने के लिए हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। हिस्ट्री स्टडीज द पास्ट। वैसे तो हिस्ट्री में पूरी तरीके से किसकी स्टडी की जाती है, पास्ट की, बट इट्स पर्पस इज नॉट ओनली टू रिमेम्बर डेट्स और किंग्स। बट इसका पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आप डेट्स याद करो और किंग्स को पढ़ो, नहीं। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ। ये हेल्प करता है कि कैसे आप प्रेजेंट तक पहुंचे हो। सोसाइटी हैज चेंज ओवर टाइम एंड व्हाई द प्रेजेंट इज शेप द वे इट इज। कि किस तरीके से सोसाइटी चेंज हुई है और किस तरीके से आज आपने प्रेजेंट में जो शेप आप देख रहे हो सोसाइटी की, वो कैसे बन पाई है। इन सभी को स्टडी करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री।
हिस्ट्री एक्सप्लोर्स पीपल एंड देयर लाइफ लिव्स इन डिफरेंट पीरियड्स। हर एक टाइम पीरियड में लोग कैसे रह रहे थे, किस तरीके से वो चेंज होते आए हैं और कितना हम लोगों ने अपने आप को बदला है। हमारा जो सोशल और कल्चरल है वो किस तरीके से डेवलप हुआ है, पहले कैसा था और आज कैसा है। मेजर इवेंट्स एंड चेंजेस, जो मेजर इवेंट पहले थे वो कैसे चेंज हो चुके हैं। मूवमेंट्स ऑफ फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस, हमने मूवमेंट्स करके किस तरीके से फ्रीडम ली है, खुद को जस्टिस दिलाई है। क्या अगर आइडियाज नहीं होते तो हम कोई भी मास मूवमेंट स्टार्ट कर सकते थे? नहीं कर सकते। अगर आज ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जब हमें मास मूवमेंट की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि अगर हमें किसी को भी हटाना हो तो हम कैसे हटा सकते हैं, एक मास मूवमेंट करके, एक फ्रीडम लाकर। द राइज एंड फॉल ऑफ इंस्टीट्यूशन आइडिया, जो पहले इंस्टीट्यूशन बने हैं हम उनको किस तरीके से गिरा सकते हैं, तो ये आइडियाज भी हमें हिस्ट्री से ही मिलेंगे। हिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ प्रेजेंट डे सोसाइटी डेवलप ओवर टाइम। ये हमें बताता है कि जो प्रेजेंट डे की हमारी सोसाइटी है वो कैसे डेवलप हुई है। Many institution and practice did not appear suddenly, they evolved gradually। जो भी इंस्टीट्यूशन आज बनकर रेडी हुए हैं वो ऐसा नहीं सडनली बन चुके हैं, उनकी जो रूट्स थी वो पहले से ही जमी हुई थी। पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत मोनार्की आई थी, बहुत सारे राजा आए थे, गिरे फिर खड़े हुए, फिर गिरे फिर खड़े हुए, और एक टाइम बाद आया जब उन्होंने रूल भी किया। तो इन सब के लिए क्या सब्जेक्ट है आपके पास? हिस्ट्री। स्टडिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल टीचेस अस अबाउट जस्टिस। जब हम इंडिया के स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया की फ्रीडम के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें रोना आ जाता है कि हमारे जो इंडियन पीपल थे उन्होंने जो इंडिया के सिटीजन थे उन्होंने कितना स्ट्रगल फेस किया था और किस तरीके से उन्होंने ब्रिटिशर्स को मार भगाया, यहाँ से बाहर निकाल दिया। तो ये समझना हमें किस तरीके से जस्टिस मिला, हमारा स्ट्रगल, हमारा एक्सपीरियंस, सब कुछ हमें यहाँ से मिलता है और आज हम एक इंडिपेंडेंट इंडिया में खड़े हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उनका स्ट्रगल देखें? अगर प्रेजेंट टाइम में कभी ऐसी सिचुएशन आती है किसी को हटाने की, तो हम उसी मूवमेंट से आइडियाज लेकर आगे ऐसा काम कर सकते हैं। इक्वालिटी एंड राइट्स, हमें किस तरीके से राइट्स मिले, इक्वालिटी मिली। क्या पहले राइट्स हमारे पास नहीं थे, आज है? पहले हमारी लाइफ बेटर थी या फिर आज हमारी लाइफ बेटर है? तो इन दोनों को कंपेयर करके जैसी लाइफ हमें चाहिए हम उस तरीके की लाइफ अपनी बना सकते हैं। These ideas influence the making of the Indian Constitution, और इन्हीं आइडियाज से इन्फ्लुएंस होकर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि ताकि कोई अदर पर्सन आकर हमारे ऊपर डोमिनेंस ना कर सके। वो आएगा, काम करेगा तो किसके थ्रू? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके थ्रू। हिस्ट्री एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन मॉडर्न इंडिया। डेमोक्रेटिक वैल्यूज की डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करेगी, कंट्री को एक मॉडर्न बनाएगी। तो डेमोक्रेसी क्या है, क्यों है, एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री कैसी होती है, मोनार्की को हम कैसे हटा सकते हैं या डिक्टेटरशिप को हम किस तरीके से हटा सकते हैं, तो उनके लिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए हमें हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। It teaches us to respect diversity, language, religion, art and lifestyle। इन सब की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। India's rich कल्चर हेरिटेज shows that diversity is a strength not a weakness। इंडिया का जो एक हेरिटेज कल्चर है, जो डाइवर्सिटी है, देखो डाइवर्सिटी हमेशा वीकनेस नहीं होती। जैसे आप भी तो नहीं, खैर 10th क्लास में जब आप आओगे तो उसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसे आप पढ़ोगे, पावर शेयरिंग, उसमें ये बताया गया है कि डाइवर्सिटी, हाँ कई बार ऐसे चांस बन जाते हैं डाइवर्सिटी को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट का काम करते हैं। लाइक अगर दो लैंग्वेज के लोग रह रहे हैं तो पावर किसके हाथों में जाएगी? अगर सिंगल एक लैंग्वेज के हाथों में पावर चली गई तो वो डोमिनेंस करने लग जाएगा अदर माइनॉरिटी ग्रुप पर। तो मेजोरिटी माइनॉरिटी ग्रुप या लैंग्वेज डिफरेंसेस की जो ये डाइवर्सिटी है, इसके चलते हमें पावर को दोनों ग्रुप्स में सेम सेम डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे कि हमें ये लगे कि किसी एक सिंगल पर्सन के हाथों में पावर ज्यादा नहीं है, दोनों ग्रुप के हाथों में जो पावर है उसको बराबर बराबर दे देना चाहिए। तो हमें डाइवर्सिटी हमेशा वीकनेस का काम नहीं करती। यहाँ पर वीकनेस है जब हम सभी मिलकर एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे को कल्चर, देखो सिंगल टाइप के लोग रहेंगे कंट्री में तो हमें अदर किसी भी रिलीजन कल्चर की नॉलेज नहीं होगी, बट जब डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट रिलीजन के लोग रहेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज आप सीख सकते हो, बहुत सारी नॉलेज होगी, हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जो डाइवर्सिटी है वो बेकार नहीं, कई बार अच्छी भी होती है। इंडियाज रिच कल्चर हेरिटेज शोज दैट डाइवर्सिटी इज स्ट्रेंथ नॉट अ वीकनेस। तो डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है, ना कि हमारी
weakness. History helps us understand and appreciate the development of Indian society. हिस्ट्री हमें क्या करती है, हमारी हेल्प करती है सोसाइटी को डेवलप करने में, कि हम पहले कैसे रह रहे थे और आज हम कैसे रह रहे हैं। तो हमें जो बदलाव करने हैं, जो चेंजेस करने हैं, हम खुद को कितना और किस तरीके से चेंज कर सकते हैं ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो बेटर हो सके। हम अपना पास्ट और अपना फ्यूचर से देख सकते हैं किसमें, सिर्फ और सिर्फ, जल्दी बता दो क्या नाम है उस डिसिप्लिन का, हिस्ट्री। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन। अब यहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस क्या है, ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें इंडिया में डेमोक्रेसी है, बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती हैं। तो पॉलिटिक्स में हम लॉज बनाना सीखते हैं। विदाउट लॉ के, तो मैंने आप पहले ही बता चुकी हूँ कि विदाउट लॉ जो हमारी सोसाइटी है वो कितनी खराब हो जाएगी। तो विदाउट लॉ तो हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसी के चलते लॉ बनाना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी ऐरा गैरा आकर हमारे ऊपर डोमिनेंस ना करने लग जाए। तो इसीलिए सोसाइटी में रूल और रेगुलेशन होना कंपलसरी है। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज हाउ सोसाइटीज आर गवर्न, कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो हमारे ऊपर रूल करेगी। इट फोकस ऑन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ये गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन पे फोकस करती है, लॉस पे, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, हमें राइट्स देती है, स्पीच का, एक्सप्रेशन का, फ्रीडम का, एजुकेशन का, हर राइट। और इसके लिए हमारी भी कुछ ड्यूटी होती है। एंड द वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द पब्लिक लाइफ, पॉलिटिकल साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंडिंग। ये सारे वो पॉइंट्स है जिसमें जो पॉलिटिकल साइंस है वो हमारी हेल्प करती है। फर्स्ट है व्हाई सोसाइटीज नीड रूल। सबसे पहला पॉइंट है कि सोसाइटी को रूल्स की नीड क्यों है। आपको बता चुकी हूं मैं कि अगर स्कूल में बोल दिया, छोटा सा एग्जांपल लिया है हमने कि स्कूल में बोल दिया जाए कोई भी रूल नहीं है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, तो बच्चे कभी टाइम पर स्कूल नहीं पहुंचेंगे, कभी एग्जाम नहीं देंगे। आज ही बच्चे एग्जाम देने को मना करते हैं इतने रूल रेगुलेशन होने के बाद। तो सोचो सोसाइटी में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर रूल नहीं होंगे। मान लो आप किसी को मर्डर कर भी आ गए, कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, तो सब लोग एक दूसरे को मारेंगे ही ना। जो पावरफुल होगा फिर उसका डोमिनेंस हो जाएगा, माइनॉरिटी या जो वीक है उसका डोमिनेंस तो होगा नहीं क्योंकि वो वीक है। तो यहाँ डोमिनेंस किसका होगा, जो पावरफुल है। तो इसलिए सोसाइटी नीड रूल्स। हाउ लॉज आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड, किस तरीके से लॉ बनाए जाते हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। पॉपुलेशन को देखा जाता है, सिटीजन्स को देखा जाता है कि उनको क्या जरूरत है, फिर उसके अकॉर्डिंग रूल्स बनाए जाते हैं एंड देन उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। हाउ गवर्नमेंट कैसे काम करती है एट लोकल, स्टेट और सेंट्रल लेवल पर। व्हाट राइट्स एंड ड्यूटीज सिटीजन है, सिटीजन्स को क्या राइट्स और उनकी क्या ड्यूटीज है। हाउ डेमोक्रेसी फंक्शन थ्रू पार्टिसिपेट एंड रिप्रेजेंट्स, डेमोक्रेसी के क्या क्या फंक्शन है और पार्टिसिपेट किस तरीके से लोग उन्हें करते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज क्लोजली कनेक्टेड टू एवरीडे लाइफ, हमारी एवरीडे लाइफ में भी जो पॉलिटिकल साइंस है वो कनेक्ट है। पब्लिक सर्विस लाइक रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट एंड पार्ट ऑफ गवर्नेंस, जो स्कूल्स के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, ये क्या है, ये हमारी एवरीडे लाइफ का ही तो काम है। और ये सब किससे कनेक्ट है, गवर्नमेंट से कनेक्ट है। सिटीजन पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, सिटीजन भी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे, वोटिंग के थ्रू, डिस्कसिंग पब्लिक इश्यूज पे जब डिस्कशन होता है तो सिटीजन भी डेमोक्रेसी में या पॉलिटिकल साइंस में पार्टिसिपेट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस हेल्प्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके राइट्स क्या है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इन सबको समझने के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस समझना जरूरी है। ये हमें डेवलप करने के लिए, अवेयरनेस के लिए, सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए हेल्प करता है। द सब्जेक्ट प्रोमोट्स इंक्लूसिविटी एंड इक्वालिटी इन सोसाइटी, सोसाइटी में किस तरीके से इंक्लूसिविटी आएगी, इक्वालिटी आएगी, ये सब्जेक्ट हमें ये सारी चीजें सिखाता है कि किस तरीके से हम सोसाइटी को एक शेप दे सकते हैं। एक्सप्लेन करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स राइट, हमारे जो राइट्स हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, हमारे राइट्स कोई ना छीन सके, इन चीजों के लिए हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पॉलिटिकल साइंस हाईलाइट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट सपोर्ट अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, जिन लोगों को राइट्स नहीं मिले हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप है, उनकी भी देख रेख करने का काम किसका होता है,
सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस का गवर्नमेंट का ही काम होता है कि सोसाइटी में कोई भी ऐसा अनप्रिविलेज्ड पर्सन ना हो जिसके पास राइट्स नहीं है और वो अपने आप को एक्सप्लॉइड या आइसोलेटेड फील कर रहा है। तो सबके रिस्पेक्ट करना, सबके इक्वालिटी देना, सबको बराबर मानना, ये पॉलिटिकल साइंस का काम है। तो इसकी स्टडी करने से हमें इन सभी की नॉलेज, इस सभी की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक एज अ डिसिप्लिन। अब देखिए इकोनॉमिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं सोशल साइंस में। इकोनॉमिक स्टडीज हाउ पीपल एंड सोसाइटी मैनेज रिसोर्सेज, कि लोग जो है और सोसाइटी वो किस तरीके से रिसोर्सेज को मैनेज करता है, किसको कितना रिसोर्स देना है, प्रोडक्शन कितना करना है कि कंट्री डेवलप हो जाए। इन सब के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब्जेक्ट है। मेक चॉइस, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं, बट नीड्स आर अनलिमिटेड, बट ह्यूमन की जो नीड्स है वो तो अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज मान लो इतने हैं और नीड तो खैर अनलिमिटेड है, कोई लिमिट है ही नहीं। इकोनॉमिक हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम एंड हाउ पीपल अर्न अ लिविंग। तो इस सब्जेक्ट से हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो गुड्स है उनकी सर्विसेज, उनको प्रोड्यूस करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और पीपल किस तरीके से अर्न कर सकते हैं और कंज्यूम कर सकते हैं, ये सब हमें इकोनॉमिक्स से समझ आता है। जैसे इकोनॉमिक एग्जामिन्स क्या कहते हैं, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट, काम और एम्प्लॉयमेंट, जो लोग एम्प्लॉयज है वो कितना उनको काम करना है, कितने घंटे काम करना है, ये सब हमें बताता है। मार्केट कैसी है, उसका प्राइस कैसा है, इनकम एक्सपेंडिचर कितना है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या है, पॉवर्टी और डेवलपमेंट, गरीबी और विकास कितना है, देयर रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारे किसमें, इकोनॉमिक में। इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड डिसीजन इन डेली लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है हमारी डेली लाइफ में उनका डिसीजन कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। फैमिलीज प्लान स्पेंडिंग अकॉर्डिंग टू देयर इनकम एंड नीड्स, लोग अपनी जो प्लानिंग करते हैं, फैमिलीज अपनी जो प्लानिंग करती हैं वो अपनी इनकम और नीड्स के अकॉर्डिंग करती है। मतलब मान लो आपकी इनकम ज्यादा है तो आपकी नीड्स भी ज्यादा है, आपकी इनकम कम है तो आपकी नीड्स भी कम है। तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग आती है कि हमें किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से खुद को डेवलप करना है, ये इकोनॉमिक्स से हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। शॉपकीपर फिक्स प्राइस बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड डिमांड, जो शॉपकीपर होते हैं वो किसी भी चीज का जो प्राइस है वो कॉस्ट और डिमांड के ऊपर रहता है। अगर डिमांड बहुत ज्यादा है तो वो प्राइस भी इंक्रीज कर देंगे, डिमांड कम है तो प्राइस भी डिक्रीज कर देंगे। फार्मर्स चूज क्रॉप डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल, फार्मर जब फार्मिंग करते हैं तो वो रेनफॉल पे डिपेंड होते हैं, सॉइल पे और मार्केट प्राइस पे। सब कुछ बहुत अच्छा है तो फार्मर्स की क्रॉप भी अच्छी होगी और उसका प्राइस भी बहुत हाई होगा। दीज एक्टिविटीज आर एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन, ये सारी एक्टिविटीज हैं जो हमें इकोनॉमिक डिसीजन बताती है और इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाती है। इकोनॉमिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द इंपोर्टेंस ऑफ इक्विटी एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पर इकोनॉमिक्स हमें इक्विटी का चांस देती है और फेयर अपॉर्चुनिटीज का, मतलब जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना ही मिलना चाहिए। ये नहीं है कि सबको बराबर बांटना है तो 5-5 रुपए सबको बांट दो, नहीं, जिसके पास 10 रुपए है उसको भी 5 दो, नहीं, सबको 5 नहीं देने, जिसके पास एक भी नहीं है उसको 5 देना है, बाकी जिसके पास 3 है उसको 2 दो। तो इस तरीके से सबको इक्वालिटी करनी, जिसपे जितना है उसी के अकॉर्डिंग उनको मिलना चाहिए। लैक ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जॉब्स कैन कीप पीपल ट्रैप्ड इन पॉवर्टी, एजुकेशन क्यों जरूरी है ये इकोनॉमिक हमें बताता है, क्योंकि जब एजुकेटेड लोग नहीं होंगे तो वो पॉवर्टी मतलब गरीब हो जाएंगे। हेल्थ केयर, जॉब, इन सब के लैक में इंसान गरीब बनता है। द सब्जेक्ट एक्सप्लेन व्हाई इक्वल अपॉर्चुनिटी आर नेसेसरी फॉर जस्ट अ सोसाइटी, ये सब्जेक्ट हमें ये बताता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हमारी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं, क्या क्या चीजें हमारी जरूरतों के हिसाब से हमें करनी चाहिए। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक है उससे हमारी ये अंडरस्टैंडिंग बनती है कि हमको खुद को और अपनी कंट्रीज की इकोनॉमी जो है वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उनको किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे, जो बाकी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखिए आज जो हमने टॉपिक कवर किए हैं उसमें हमने स्कोप ऑफ सोशल साइंस पढ़ा कि सोशल साइंस के स्कोप क्या है। तो उसमें हमने 4 सब्जेक्ट्स को लिया या 4 डिसिप्लिन को लिया, ज्योग्राफी को लिया, हिस्ट्री को लिया, इकोनॉमिक्स को और पॉलिटिक्स को लिया। इन सभी को हमने डीपली पढ़ा कि हर एक जो डिसिप्लिन है उसमें हम किन चीजों को कवर करते हैं और सोसाइटी से इनका इंटरेक्शन
कैसे होता है। आगे के जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जैसे सेकंड थर्ड चैप्टर, सो इन्हीं टॉपिक्स को हम डीपली उसमें कवर करेंगे। ये जो आपका चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, इसमें तो हम एक ओवरऑल जो सोशल साइंस है सिर्फ उसको कवर कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी इसके जो बाकी के लेक्चर आने वाले हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और ये जो नोट्स है इनको नोट कर लेना, आपके एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर वीडियो में।